अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सीएम धामी ने दी सभी नर्सों को शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, जनसेवा के लिए समर्पित हैं समस्त स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना जैसी महामारी में दिया योगदान अद्वितीय। हर प्रदेशवासी के लिए शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना सरकार की प्रतिबद्धता। सीएम धामी ने कहा, हमारा लक्ष्य स्वस्थ समाज, समृद्ध प्रदेश का निर्माण करना। चमोली जनपद के नौटी गांव में स्थित नौटी मंदिर, इसी गांव से होती है नंदा देवी राजजात की शुरुआत। सीएम ने ट्वीट कर श्रद्धालुओं से की नंदा देवी के दर्शन करने की अपील। देश के पहले पशुपतिनाथ मंदिर के शिलान्यास से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के बाद कर सकेंगे यहां के भी दर्शन। बरमोली को 5वें तीर्थ के रूप में स्थापित करने की कवायद भी शुरू। यूके SSSC पेपर लीक मामले में हाकिम समेत 6 आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई। 17.85 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश। उत्तराखंड के कुमाऊं में लंपी को लेकर जारी किया गया अलर्ट। पशुओं के लिए उधम सिंह नगर और यूपी की सीमाओं को किया गया सील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हल्द्वानी शहर में जाम की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और पर्वतीय जिलों को जाने वाले अधिकतर यात्री इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं पिछले कुछ वक्त से वाहनों के रिकॉर्ड पंजीकरण हुए हैं। जनसंख्या और वाहनों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन मार्गों के विकल्प ज्यादा नहीं है। ऐसे में जाम की स्थिति से शहर को उबरने के लिए नहर कवरिंग पर जोर दिया जाएगा। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शहर की अधिकतर नहरों के बगल में सड़कें हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में सड़कों को चौड़ा करने के लिए नहर कवरिंग का कार्य किया जाएगा। इससे यातायात के अलावा पैदल चलने वाले लोगों को भी अतिरिक्त जगह मिल जाएगी। 2000 करोड़ रुपए की योजना के अंतर्गत यह काम किया जाएगा। और डीएम ने कहा कि सुशीला तिवारी से ओपन विश्वविद्यालय तक नहरों को कवर किए जाने का प्लान बनाया है। वहीं रामपुर रोड में ITI से लेकर हुंडई शोरूम तक नहर कवरिंग का काम किया जाएगा। शहर को जाम मुक्त करने के लिए नहरों को कवर करना बेहद जरूरी हो गया है। और हम लोगों ने एक प्रयास भी किया है कि 2000 करोड़ की योजना जो हमारी हल्द्वानी शहर के लिए आ रही है, उसमें सुशीला तिवारी से लेकर ओपन यूनिवर्सिटी तक जो भी सड़क हमारी है उसको कवर करने की हम लोगों ने बात की है। ITI से लेकर आपका हुंडई शोरूम तक ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो जहाँ जहाँ संभव है उन नहरों को हमें कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब हाईकोर्ट भी अगर गोलापार में शिफ्ट होती है तो जितना ट्रैफिक का मूवमेंट होगा। और देहरादून में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शर्मा ने रजिस्ट्री ऑफिस का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चल रहे रजिस्ट्री कार्यों का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूरा कर लिया जाए। और उन्होंने निर्देश दिया कि रजिस्ट्री के दौरान अभिलेखों के साथ खतौनी लगाने और इंडेक्स ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने रिकॉर्ड रूम में संग्रहित अभिलेखों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और जिस पर बताया कि रिकॉर्ड रूम में साल 1958 से अभिलेख है और सहारनपुर से ही अभिलेख प्राप्त हुए हैं। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। आज रजिस्ट्री ऑफिस का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि रिकॉर्ड की क्या स्थिति है, क्योंकि ये बार बार आ रहा था कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है और इनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि 12 साल का रिकॉर्ड जब भी हम मांगते हैं तो इसमें रिकॉर्ड की स्थिति ठीक करने के लिए मांग की गई थी। तो आज मैंने उसका इंस्पेक्शन किया और चीज़ों को देखा, समझा है। हम लगातार रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं और जो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड रखने की अब जगह नहीं बची है, तो उसको हम आर्काइव में भेजेंगे। जहाँ तक जो नई व्यवस्था का प्रश्न है, उसमें जो अपलोड करने में समस्याएं आ रही थी वो हमने दूर कर दी हैं। उनको अब मैंडेटरी नहीं रखा गया है। बाकी अब पहले की तरह सारी व्यवस्थाएं।
और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया गया है। इसके तहत करीब 150 घरों में पुलिस टीमों के किराएदारों की जानकारी एकत्रित की गई और 23 मकान मालिकों ने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया था, इसलिए उनके 10-10 हजार रुपए के चालान भी काटे गए। इस दौरान प्रभारी अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि क्राइम कंट्रोल के लिए हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने पूरे जनपद की पुलिस को घरों में रहने वाले किराएदारों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। लक्सर के सीओ मनोज ठाकुर ने कहा है कि अगर किसी मकान मालिक के किराएदारों के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं मकान मालिक की भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उनकी ऐसी मकान मालिकों को चेतावनी दी कि बिना सत्यापन के कोई भी किराएदार नहीं रखा जाएगा। निर्देशानुसार ये सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एसएसपी साहब की तरफ से भी हमें दिशा निर्देश मिले हुए हैं और इसी के क्रम में आज लक्सर कोतवाली क्षेत्र में सत्यापन अभियान अलग अलग चौकी क्षेत्रों में चलाया गया और सुबह से हमारी टीमें लगी हुई हैं, जिसमें करीब 150 लोगों का सत्यापन किया गया। इन 150 लोगों में से 23 लोग ऐसे थे जो मकान मालिक थे और उन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं करा रखा था, तो पुलिस एक्ट के अंतर्गत उनके 10-10 हज़ार रुपये के चालान काटे गए। और कुछ हिदायत भी दी गई? देखिए, भविष्य में भी क्योंकि ऐसे किराएदार जो सत्यापित नहीं होते और आगे जाके कोई क्राइम करते हैं तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मकान मालिक की भी कहीं ना कहीं बनती है, तो इस हिसाब से उन्हें ताकीद भी किया गया और चेतावनी दी गई है। और दिनेशपुर के बसंतीपुर में काली पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन बंगला बाउल गान और दूसरे दिन बंगाली सभ्यता उजागर करने वाला जत्रा गान। वहीं तीसरे दिन की बात करें तो गदरपुर के मां ज्वाला ग्रुप द्वारा झांकी भी प्रस्तुत की गई है और भव्य कार्यक्रम भी हुए हैं। की तरह पिछले 50 वर्षों से इस तरह की काली पूजा हम लोग मनाते आ रहे हैं, जिसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण रहता है कि पूरा समुदाय, गांव एक समुदाय एकत्रित होकर के इस पूजा को करते हैं और ये बहुत ही हमारे लिए सम्मानजनक है, जिसमें हम बांग्ला कल्चर को सामने लाते हुए उसकी संस्कृति की झलक हम यहाँ देखते हैं बाउल गान के ज़रिए, जात्रा गान के ज़रिए, और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। काली पूजा है, जब से हमारा गांव बसा है यहाँ पर 1954 से, तब से लेकर हर साल बैसाख के महीने में रक्षा काली पूजा का किया जाता है कार्यक्रम, और जिसमें सब गांव वाले मिलके चंदा और फिर घर घर जाके शीतला देवी और हरिचांद, ये जो 3 ये देवताओं का पूजा होता है, और ये हम उनके जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ताऊ दादा या जो हमारे रिश्तेदार आज वो नहीं है, मगर ये परंपरा तब से चली आ रही है। आज ये इस साल 3 दिन का कार्यक्रम था। और हल्द्वानी के मुखानी थाने में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा है। बता दें कि कुसुमखेड़ा क्षेत्र के गोविंदपुर गढ़वाल में पिछले कई महीनों से एक समुदाय का युवक अपना नाम बदल कर रह रहा था। उसका दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पता चला कि उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मुखानी थाने ले गई, जिसके बाद तमाम अन्य संगठनों के लोगों ने थाने में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है। एक युवक यहाँ कई समय से रह रहा है जो कि अपनी पहचान को गुप्त रखे, दूसरे धर्म का होकर अपने नाम को कुछ गलत बता के अपनी पहचान छुपा के लगातार यहाँ क्षेत्र में रह रहा है कई समय से, और उसके द्वारा कई बहनों के साथ, मतलब जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, उनके साथ अपना रिश्ते रख के वो करके उनको गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें वो लगातार कर रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमने कार्रवाई की मांग पुलिस के सामने रखी, पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया है और अब उस पर कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। प्रातः हमें ऐसी सूचना मिली गोविंदपुर गढ़वाल के रहने वाले लोगों से कि कोई वहाँ नाम बदल करके, अपना अनमोल नाम बता करके एक मुसलमान युवक वहाँ रहता है, और वहाँ जांच करने पे वो कथन सत्य पाया गया, और उसके प्रेम पास में फंसी हुई हिंदू समाज की एक लड़की जो थी वो भी हम लोगों को वो मिली, और उससे ये पता लगा कि ये लड़का जो है अपना नाम बदल करके इस लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग में लिप्त था।
तो अभी इस चीज़ की तहरीर हमने दी है, लव जिहाद का ये मामला बनता है और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, FIR में मुखानी थाना अंतर्गत जो है एक युवती ने शिकायत करी है कि वो एक फरमूद अली हसन नाम का व्यक्ति है जो शुरू में उसको अनमोल नाम से मिला और उससे दोस्ती हो गई और शादी करने की बात कही और उस दौरान रिलेशन भी बने। बाद में पता चला कि वो उसका असली नाम युवती को पता चला कि फरमूद हसन है, तो उस पर उसने फिर ऐतराज़ जताया और ऐतराज़ जताया तो उसका कहना यह है कि वो उसको धमकी दे रहा था कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आज इस संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई है, तो अभियोग पंजीकृत करेंगे और नियमानुसार जो भी इसमें कानूनन धारा लगेंगे लगा के इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड की सियासत में फिर पूरी तरह से सक्रिय होने जा रहे हैं। दरअसल हरीश रावत ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को दिल्ली जाकर कांग्रेस नेतृत्व को कर्नाटक की निश्चित जीत के लिए बधाई देंगे। रावत के अनुसार ये उनका सियासी उद्देश्य से दिल्ली का अंतिम प्रवास होगा। इसके बाद वो अपने जीवन की शेष शक्ति उत्तराखंड में कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने में लगाना चाहते हैं। रावत के अनुसार 2017 में उनके संपूर्ण नेतृत्व में ही उत्तराखंड में कांग्रेस की हार हुई। ऐसे में अगर कांग्रेस का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई का प्रयास भी उन्हें ही करना चाहिए। इसलिए अब वो पूरी तरह से राज्य की राजनीति को अपना समय देंगे। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का कल ऐतिहासिक फैसला आया था सामने, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ था कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन होगा, असल शक्तियां किसके पास रहने वाली हैं। लेकिन केजरीवाल ने अगले ही दिन खटखटाया है दरवाजा और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की केंद्र की शिकायत। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता दें, जहां पर केंद्र सरकार हमारे आदेश को नहीं मान रही। दिल्ली सरकार ने ये बात साफ कह दी है, यानी केजरीवाल सरकार की ओर से ये बड़ी बातें, स्पेशल सेक्रेटरी का नहीं कर रही ट्रांसफर। दिल्ली सरकार की ओर से ये बातें सामने आई हैं और खटखटाया है दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही केंद्र सरकार, ये बात दिल्ली सरकार ने कही है। दिल्ली सरकार की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है केजरीवाल सरकार ने और कहा कि हमारा जो कहना है वो नहीं मान रही है। केंद्र सरकार की शिकायत की है केजरीवाल ने। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके। प्रवेश, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की न सिर्फ शिकायत की बल्कि ये भी कह दिया कि हमारा आदेश नहीं मान रही है केंद्र सरकार। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि LG और दिल्ली सरकार का जो विवाद है वो काफी पुराना है। 2007 से लगातार देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ विभाग जो है या ये कहिए कुछ कार्य जो है केजरीवाल सरकार को सौंप दिए थे और उसी के अंतर्गत केजरीवाल सरकार ने कल सौरभ भारद्वाज के मंत्री के सचिव को जो है वहां से हटाया था, जिसको लेकर मैं आपको बता दूं आशीष मोरे थे जिनको वहां से ट्रांसफर किया गया था, लेकिन कुछ और ट्रांसफर की जो है प्रक्रिया जारी थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने उस पर तजव्वो नहीं दी, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार आज पुनः सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की बात न मानकर केंद्र सरकार सीधा कोर्ट की अवमानना कर रहा है और इसी की तर्ज पर जो है उन्होंने अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने के लिए राजी भी हो गया है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं देखिए कल जो सामने आया था फैसला वो ऐतिहासिक था, झटका लगा था केंद्र सरकार को और केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं आगे रही थी। लेकिन ऐसे में अब जब एक बार फिर से सुनवाई हो रही है, क्या लगता है कि क्या अब केंद्र सरकार की ओर से ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो माना जा सकता है? जी देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, आपसे थोड़ी बहुत देर में सुनवाई होने जा रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार को फटकार लगाएगा, क्योंकि साफ मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के कुछ विभाग ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, या मैं ये कहूँ कुछ विभाग और से सिर्फ पुलिस, लैंड और अन्य विभाग जो है केंद्र सरकार के अंडर LG के पास छोड़े थे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं उसको लेकर दिल्ली सरकार ने जब ट्रांसफर किया तो उनकी जो सुनवाई है या ये कहेंगे फाइल है तो अटका दी गई है, जिसको लेकर
सुप्रीम कोर्ट से वो साफ साफ ये पूछने गए हैं कि आपके आदेश की को मानने को तैयार नहीं है, तो अब हम क्या करें, हम बदलाव करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फाइलें अटका दी जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी इस बात को सुना और उसकी सुनवाई अब से थोड़ी देर में होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ देखिए प्रवेश सुनवाई होने जा रही है, लेकिन दूसरी ओर सवाल ये भी है कि क्या अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जैसा आपने पहले ही कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच का ये जो विवाद है, जो भी बात है, ये कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। लेकिन अब जब लगातार केजरीवाल इस सब पूरे मुद्दे पर इतना एक्टिव नजर आ रहे हैं, कल फैसला आया, आज ही वो कोर्ट के पास वापस से पहुंच गए, ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि केजरीवाल ने कल ही जब सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आया था, तो उसके बाद खुशी जाहिर की थी, एक कॉन्फ्रेंस की थी। उसके अलावा पार्टी ऑफिस में भी जश्न का माहौल मनाया गया था और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद हमें ऐसा कर रखा था कि हाथ पैर बांध के जमुना जी में या ये कहीं नदी में फेंक दिया था और उसमें तैरने की कोशिश करते रहो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आस थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ उनकी मांगों को माना और उसको फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील अभी की बात करें तो फिलहाल तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है पहुंचने में केजरीवाल सरकार ने देरी नहीं की और वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए कि हमारे को जब आपने आदेश दिया था और हमें ये कार्य करने की पावर है, तो फिर ये इस पर रोक लगाने का मतलब क्या? सीधा सीधा कोर्ट की अवहेलना है। इस बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, लेकिन आज फिर से सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है क्या इस पूरे मामले पर, जो कि आज लेकर गए हैं केजरीवाल? क्या आज ही सुनवाई होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज ही उस मैटर को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में काफी केस पेंडिंग रहते हैं, लेकिन कल इसी मैटर की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और आज फिर से अपील कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इस अहम फैसले पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। बिल्कुल, लेकिन देखिए केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र सरकार पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगा रहा है, बड़ा आरोप है। और आमतौर पर देखा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से इस तरह लापरवाही बरती नहीं जाती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोर्ट के आदेश को मानने में देरी क्यों हो रही है? क्या इसके बैकग्राउंड में कुछ चीजें चल रही हैं केंद्र सरकार की ओर से? इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं केजरीवाल की सरकार हो चाहे लीगल टीम हो, वो एक बात अच्छी तरीके से जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए, इससे अच्छा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि कोर्ट ने कल ही आदेश दिया था, उस आदेश को ना मानना ये एक अवमानना ही है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, जहां तक मेरा अनुमान है और जहां तक मैंने अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है, मुझे जो मैंने देखा है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील दी जाएगी, वो दलील जो है फाइल देरी की पहुंचने की होगी या अन्य कार्य की होगी, उसमें साफ साफ जो है कोई ना कोई टामाटोल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज इस पे केंद्र सरकार को फटकार जरूर लगाने वाला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ हम खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की शिकायत की है और कहा कि कोर्ट की अवमानना कर रही है केंद्र सरकार, आदेश को नहीं मान रही केंद्र सरकार। ये बड़ी बातें दिल्ली सरकार की ओर से कही गई हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर स्पेशल सेक्रेटरी का ट्रांसफर नहीं कर रही है केंद्र सरकार, ऐसा कहना है दिल्ली सरकार का। और आज सुनवाई के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा केजरीवाल सरकार ने खटखटाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं बच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीबीएसई बोर्ड के नतीजे सामने आ गए हैं। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे भी सामने आए। अब से कुछ देर पहले 12वीं के नतीजे सामने आए थे, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के भी नतीजे सामने आए हैं। और सीबीएसई बोर्ड में 10वीं में भी आपको बता दें कि प्रयागराज में 92.55% छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा को पास कर लिया है, जबकि देहरादून में 90.61% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अब से कुछ देर पहले ही 12वीं के नतीजे सामने आए थे, लेकिन अब 10वीं के नतीजे भी सीबीएसई बोर्ड के सामने आ चुके हैं। 93.12% बच्चे पास हुए हैं। प्रयागराज की बात करें तो 92.55% छात्र छात्राएं इस परीक्षा में पास हुए हैं। देहरादून में 90.61% छात्र छात्राएं पास हुए। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में 10वीं के नतीजे सामने आए हैं और 10वीं में 93.12% बच्चों ने इस परीक्षा को पास कर लिया है। ये बड़ी खबर, अब से महज कुछ देर पहले ही 10वीं की जगह 12वीं के नतीजे सामने आए थे, लेकिन अब 10वीं के भी नतीजे सामने आ चुके हैं। देहरादून में 90.61%
6.1% बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया है। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं और बच्चों में नतीजे देखने को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं, 10वीं का रिजल्ट सामने आ चुका है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रयागराज में 92.55% छात्र छात्राएं पास हो गए हैं। ये बड़ी खबर। देहरादून में 90.61% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। तो सीबीएसई के 10वीं के नतीजे घोषित हुए। ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज सीबीएसई बोर्ड के अब से कुछ देर पहले 12वीं के आए थे और अब 10वीं के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। बड़ी संख्या में बच्चों ने इन परीक्षाओं को पास किया है। कैसा उत्साह है उन बच्चों में जिनके नतीजे सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड की जो 10वीं की परीक्षा थी और उसके नतीजे जो है वो सामने आए हैं और जिससे 93.12% जो है छात्रों ने जो है वो पास किया है और बड़ी सफलता इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार के जो सीबीएसई के रिजल्ट है वो बेहतरीन जो परिणाम है वो सामने देखने को मिले और काफी जो है हर्ष और उल्लास जो है वो बच्चों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके जो परिजन है उनको लगता है कि वाकई जो जिस तरीके से मेहनत जो बच्चों ने किया उसका परिणाम जो है इस बार सीबीएसई बोर्ड में जो है वो परीक्षाओं में जो है उसके रिजल्ट में जो है वो खासतौर पर देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो करीबा रिजल्ट इस बार बहुत अच्छे आए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जो है जो लड़कियां हैं खासतौर से उन्होंने बाजी मारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लड़कों में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी जो है वो रिजल्ट की स्थिति में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखते पहले 12वीं के जो है बोर्ड के जो है परीक्षा के परिणाम आए, तो वहीं अब 10वीं क्लास की जो परीक्षा है उसमें काफी अच्छा बेहतरीन जो रिजल्ट है वो उत्तराखंड के लिए छात्र छात्राओं के लिए देखने को मिला है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि अपने इस नतीजों को देखने के लिए बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। तो वही दूसरी ओर हम उन बच्चों से भी कहना चाहेंगे जो बच्चे इस बार परीक्षा में पास नहीं हो पाए वो प्रयास करें और उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत कम परसेंटेज रहा है। राजेश जी, देखिए कहा जाए तो कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से अभिभावक हैं, जो जिन बच्चों के रिजल्ट अच्छा है, जो पास हो चुके हैं, उन अभिभावकों की जो खुशी है वो बिल्कुल इसमें कहा नहीं जा सकता कि बिल्कुल जो जाहिर हो रही है, तो उसमें उनको लगता है कि वाकई जो रिजल्ट की जो परिणाम आने थे, जो यानी कि जो परीक्षा के परिणाम आना था वो बेहतर आया है उत्तराखंड के हिसाब से, उनका ये मानना है। लेकिन देखिए जो जीता वही सिकंदर गरिमा, लेकिन जो छात्र जो इस बार रह चुके हैं उनके लिए भी हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि वो अगली बार जब भी 10वीं या 12वीं की जो परीक्षा है उसके जो परिणाम आए उनके लिए भी अच्छे परिणाम आए। लेकिन बहरहाल जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है 93+ जो है ये रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए और छात्रों के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है और काफी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ साथ छात्राएं जो है लड़कियां जो है वो इसमें भीड़ हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो परीक्षा परिणाम है 10वीं सीबीएसई बोर्ड का वो बेहतर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हो गए, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजों में 93.12% बच्चों ने बाजी मारी है और इस परीक्षा को पास कर लिया है। प्रयागराज में 92.55% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, तो वहीं देहरादून में 90.61% छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा को पास किया और नतीजों में बाजी मारते हुए नजर आए हैं। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसके बाद बच्चों में अपने रिजल्ट को देखने को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको हम उत्तर प्रदेश के आगरा से बताते हैं, जहां पर आगरा से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में आग लग गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हवा के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया है। तो हवा के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में आग लग गई। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम आगरा से बता दें, एमजी रोड पर बने मेडिकल स्टोर में भीषण आग से हड़कंप मच गया है और हवा के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया है। इमरजेंसी में मेडिकल स्टोर में आग से मचा हड़कंप, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को पूरे मामले की सूचना दी है। और इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आगरा से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल स्टोर में आग बुझाने में लोग जुटे हुए हैं, लगातार आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में भीषण आग लगने से
हड़कंप मचा हुआ है। हवा के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया और लगातार ये आग बढ़ती गई। हालांकि मौजूद लोगों ने तुरंत ही इस आग पर काबू पाने की कोशिश की है। एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में आग लगने से हड़कंप मच गया है। एमजी रोड पर बने मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। इमरजेंसी में मौजूद लोग तुरंत ही वहां से बाहर निकले। लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को पूरे मामले की सूचना भी दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी। मेडिकल स्टोर में आग को बुझाने में लोग जुटे हुए हैं, तो आग बुझाने में जुटे हैं लोग, अहम जानकारी। और आग के एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में आग लग गई है। ये आम खबर। हवा के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया और जिसके बाद तुरंत ही इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और हवा के चलते ये आग लगातार बढ़ती ही जा रही थी। एमजी रोड पर बने मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं धुएं का गुबार यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जिस मेडिकल स्टोर में आग लगी वो पूरा धुधु कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। आग के लपटे भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम साफ दिखा रहे हैं, साथ ही धुएं का गुबार दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आग पूरे इस मेडिकल स्टोर में फैली हुई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह रही कि फिलहाल यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण आग लग गई है एमजी रोड पर मेडिकल स्टोर में और जिसके बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत यहाँ से बाहर निकाले गए और हवा थी जिसके चलते हवा ने विकराल रूप धारण कर लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि लोगों ने तुरंत ही पुलिस को और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने का खुद भी प्रयास करना शुरू कर दिया। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग तुरंत ही आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं कि आग ने पूरे मेडिकल स्टोर को अपने आगोश में ले लिया और लपटें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। फिलहाल क्या स्थिति है कि आग पर काबू पाया जा सका? देखिए, अभी की जो स्थिति की बात करें तो आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चंद मिनटों चंद सेकंड के अंदर ये आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि जो कि मेडिकल स्टोर है आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में जो मेडिकल स्टोर है उसमें आग लग गई और उसके साथ ही वहाँ जो वार्ड है वार्ड में धुआं भर गया और उसकी वजह से मरीज वहां से बाहर निकलने लगे। तीमारदारों के अंदर एकदम दहशत का माहौल हो गया और आनंद फानंद में वहाँ जो फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई, स्थानीय जो वहाँ कर्मचारी थे और वहाँ जो लोग थे उन्होंने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर पहुंची उसके बाद वहाँ आग पर काबू पा लिया गया और ये गनीमत रही कि वहाँ पर कोई भी ऐसी जनहानि नहीं हुई। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन क्या अजेंद्र अब तक सामने आया कि आखिर ये आग कैसे लगी थी? देखिए, अभी तक जो पता चल पा रहा है वो यही पता चल पा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसमें एसी था, यहाँ मेडिकल स्टोर में जो एसी लगा हुआ था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था और जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। दुकानदार वहां से बाहर जो दुकान के अंदर थे वो बाहर निकले आए थे और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही अभी सामने आया। बहुत शुक्रिया अजेंद्र, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए आम खबर, जहां पर एमजी रोड पर हॉस्पिटल में आग लगने से हड़कंप मच गया और हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में आग लगी। हालांकि गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है, तुरंत ही लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।